What's up everyone? Welcome back to our beautiful such channel. For more related and important videos, please subscribe the channel, click the bell icon and share, comment and like the videos. Let's begin. उन्होंने पैसा बहुत छाप लिया। मैंने एक्चुअली कहीं देखी थी, कुछ पिक्चर देखी थी, मैं बड़ा हैरान हुआ था कि ब्रेड भी लेने के लिए उनको पूरा वो गाड़ी भर के नोट लेके जाने पड़ रहे थे। राइट, एक था एग्जांपल। तो गरीबी दूर करने नॉट मतलब गरीबी दूर करने के लिए पैसा छापने नॉट द गुड ऑप्शन। राइट, एक बात होगी। मैं ये बोल रहा हूँ जैसे मानव जेब में पैसा आएगा वैसे का इंटरेस्ट रेट पे एकदम इम्पैक्ट पड़ेगा, एकदम। और इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ठाए से नीचे आगे गिरेगा, मतलब जितना उसके लिए कम हो सकता है उतना कम होगा। लेकिन वो कब तक कम होगा? वो बेसिकली कम होने के लिए होगा कि उसका एक आउटपुट पुराने वाला रखेंगे। लेकिन ये हो गया मेरी पहली स्टेज। अब बाद में क्या होगा? इंटरेस्ट रेट कम होगी। अच्छा, इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद एक इंपैक्ट पड़ता है, क्या? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो उससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ने का मतलब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा वाई बढ़ेगा। तो वाई बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा। राइट, इतनी बात समझ में आ गई? यानी इंटरेस्ट रेट कम होती आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। तो पहले तो मुझे ये चीज बता दो, ऑटोमेटिकली आईएस अफेक्ट हो रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ आईएस। एम आई राइट हियर? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हुआ, इंटरेस्ट रेट कम होते ही इन्वेस्टमेंट डिमांड पे इंपैक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे शिफ्टिंग होगी, मूवमेंट होगी ऑफ आईएस कर्व। मैं एक करके बात कर लेता हूँ, कंफ्यूज मत होना। जो मैं सिखाना चाहता हूँ सीखना जरूर। या पहले जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कोई टॉपिक लिखने से पहले ही। ये जनरल बात करते हैं, जनरल, अभी कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है? एक मिनट गाइस, मैं डाल देता हूँ पेन में। गाइस जनरली बताओ, मनी सप्लाई बढ़ गया, जरा मनी सप्लाई बढ़ा दो। बढ़ा तो दो, बढ़ा दी। हेलीकॉप्टर लिया है, एलएम और ये आईएस, ठीक है? और ये एलएम कम हो गया, ठीक है? ये पहले वाला आई था, I1 था, ये Y1, ठीक है? और LM जैसे हमारा इक्विलिब्रियम 1 था, LM जैसी इधर की तरफ हुआ, मतलब कंपनी सॉरी LM इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, राइट वर्ड, तो एकदम से इमीडिएट इंपैक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। इंटरेस्ट ढाई से नीचे आके गिरेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि मनी सप्लाई बढ़ा दो, और मनी सप्लाई इसलिए बढ़ाओ क्योंकि हमें अपनी इकोनॉमी के अंदर लोगों का आउटपुट बढ़वाना है, ठीक है? वही रीजन है, क्योंकि आउटपुट नहीं बढ़ रहा था। तो जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ा, अगर मुझे इकोनॉमी में उतना ही आउटपुट की बात करनी है तो इतने ही आउटपुट के लिए इंटरेस्ट रेट इतना हो जाएगा, ढाई से नीचे आगे गिरेगा। वो इसलिए होगा अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आउटपुट में चेंज ना हो, तो सप्लाई ऑफ मनी हो गया, मतलब एक्सिस सप्लाई ऑफ मनी है, उसका मतलब डिमांड फॉर मनी से ज्यादा है। तो जब डिमांड फॉर मनी ऑटोमेटिकली कम होगी तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? कम। फिर जिसकी डिमांड अगर रिलेटिवली कम होती है तो उसका प्राइस कम हो जाता है, और जो इंटरेस्ट रेट है वो इन्वेस्टमेंट का प्राइस होता है। तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम होती है, इन्वेस्टमेंट का प्राइस कम हो जाएगा, गिवन दैट इफ वी बेसिकली सेट आउटपुट दिस, ठीक है? तो यहां से यहां तक आना, दिस इज नोन एज स्टेज 1, ठीक है? उसके बाद जो मैं स्टेज बोल रहा हूं आपसे, तो मतलब 2 स्टेजेस का दिमाग में रखना। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म 2 स्टेजेस को बोलते हैं। पहली स्टेज होगी कि जैसे ये हुआ, ये मतलब कमी आई, तो हमने यहाँ पे क्या करा, जैसे इन्वेस्टमेंट और ये आई, ये हमारा था डायग्राम, आई बार माइनस का बी आई, ठीक है? मान लो ये था इक्विलिब्रियम, ये Y1 और ये I1, एकदम से इंटरेस्टेड ये वाला आ गया, ठीक है? अब अभी जनरली सोचना, एकदम से इंटरेस्टेड ये वाला आ गया, और ये आई था I1, तो अब ये I2 ये वाला हो जाएगा, यानी हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट बढ़ने का मतलब सिंपली क्या होता है फ्रेंड? अब खुद सोचो, एग्री डिमांड बढ़ेगा,
एग्री डिमांड बढ़ने का मतलब आउटपुट बढ़ जाएगा, ठीक है, आउटपुट बढ़ा है। अच्छा ये क्यों बढ़ा था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हुआ था। तो आप इसको और इसको देखो, इन दोनों का आप देखते हो तो आई और वाई दोनों में चेंजेस आ रहे हैं, आई और वाई दोनों में चेंजेस आ रहे हैं, आई में और वाई में दोनों में चेंजेस आ रहा है। मेरा क्वेश्चन है शिफ्टिंग हो गया, मूवमेंट होगी, मेरा ये क्वेश्चन था। मैंने जो इतना तामझाम बनाया था क्वेश्चन के आंसर के लिए बनाया, शिफ्टिंग होगी मूवमेंट होगी, शिफ्टिंग होगी मूवमेंट होगी। कितना डाउट में बता रहे हो? अरे भैया कितनी बार शिफ्टिंग, पिटाई ऐसी करूंगा। शिफ्टिंग मैं इतनी बार सिखाया आपको, शिफ्टिंग कब होती है, जब एक वेरिएबल कांस्टेंट हो दूसरा अफेक्ट हो रहा हो, तब शिफ्टिंग होती है। मूवमेंट कब होती है, जब दोनों वेरिएबल चेंज हो रहे हो। क्या हो रहा है यहाँ पे, आई भी हो रहा है वाई भी हो रहा है, तो क्या होगी यहाँ पे, मूवमेंट होगी, ठीक है। इसी तो बोल आपने कौन सा वाली बात बोली थी बेटा, चलो जनरल में पहले बात कर लेता हूँ आगे। मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से मैं बोलूँ जैसी एलएम उधर शिफ्ट हुआ, इंटरसेट ढाई से आगे नीचे गिरा, जैसे ये नीचे गिरा इसका मतलब क्या होगा, ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट डिमांड ज्यादा हो जाएगी, और जहां इन्वेस्टमेंट डिमांड ज्यादा हुई ऐसे एडी बढ़ेगा और ऐसे आपका वाई बढ़ेगा, और जैसी वाई बढ़ेगा ऑटोमेटिकली ये चीज बढ़ेंगी। लेकिन ये वाई कहां तक बढ़ेगा, ये वाई वहां तक बढ़ेगा जहां तक इसको रीच ना कर ले, और इसको कट कहां तक करेगा, जब तक ये इंटरेस्ट मार्केट का ना आ जाए। तो खुद सोचो हमारी जो जितना मनी सप्लाई था ये वहां तक का ही वाई बढ़ेगा। नाउ द न्यू इंटरेस्ट रेट बिकम्स डी, राइट। तो अब ऐसा तो गाइस है नहीं कि मनी सप्लाई आपने बढ़ा भी दिया है और इकोनॉमी का इंटरेस्ट रेट बिल्कुल पुराने वाले पॉइंट पर आ जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा। वो पुराने वाले पॉइंट पे नहीं आएगा, वो पुराने वाले पॉइंट पे नहीं आएगा, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अब समझना, जिस ट्रांसमिशन मैकेनिज्म को तुम यहां पढ़ रहे हो, यही चीज ओपन इकोनॉमी में जाके जब इंटरेस्ट रेट एक्सचेंज रेट में बदल जाएगा, यही चीज जे कर्व में कन्वर्ट हो जाती है। तुमने अपनी लाइफ में शायद जे कर्व पढ़ा होगा कभी ना कभी, है ना, बैलेंस पेमेंट में। फर्क क्या हो जाता है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है, अरे है था भूल जाओ, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है, वहां पे एक्सचेंज रेट होता है, बस बात तो वही है ना। तब सोचो इतना इंटरेस्ट रेट कम हुआ, ठीक है, लेकिन आफ्टर सम टाइम सिर्फ इतना सा बढ़ा, तो एक्चुअल गैप सिर्फ इतना सा आया। इसी चीज को बोलते हैं ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। पहले E1 था, ये E2 हुआ और अब ये E3 हो गया। पहले हम नीचे आए और यहां से फिर इधर बढ़ गए। देखो जनरल लेवल पे पहले तो ये हो सकता है कि व्हाट इज ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, तो थ्योरेटिकल डिस्कशन हो गया। आफ्टर दैट अगर ट्रांसमिशन मैकेनिज्म हो रहा है तो उसमें जो हमारा इंटरेस्ट रेट क्या पूरा का पूरा ही 100% कम हो जाएगा या कोई गैप भी आएगा, तो गैप का आंसर दे दोगे आप। दूसरी चीज कि यहाँ पे आईएस कर्व शिफ्ट हो गया, मूव होगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम्ड होंगे, राइट। तो मल्टीपल क्वेश्चन फ्रेम्ड होंगे, ठीक है। चलिए गए, यहां तक भी बात समझ में आ गई सबको? कौन सी बात, मैं दोबारा बता, मैं इसको रब करके दोबारा बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मैं शुरू से बताऊंगा चीजें। मैं इसको रब कर रहा हूँ और दोबारा डायग्राम आपके लिए बनाऊंगा, दोबारा से बनना चीजों को। मैं ये कह रहा था, दो डायग्राम्स हमारे पास, ये y नहीं, ये y, ये हमारा I और ये स्मॉल I, ये y और ये इंटरेस्ट, ठीक है। दिस इज IS, दिस इज LM, ये हमारा एक इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, और इसी के बेसिस पर हम यहां बना लेते हैं, ये हो गया I, विच इज इक्वल टू I बार माइनस का BI, ठीक है। नाउ मनी सप्लाई बढ़ गया, जिसकी वजह से हमारा LM शिफ्ट टू राइट, और वो राइट पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। जब LM राइट पर शिफ्ट हुआ है तो हम ये बोलेंगे एट ओरिजिनल आउटपुट, पुराने वाले आउटपुट पर, ठीक है, पुराने वाले आउटपुट पर है। तो हमें सबको पता है मनी सप्लाई बढ़ते ही इंटरेस्ट रेट फॉल होगा, कम होगा, बट एट ओल्ड आउटपुट, पुराना वाला आउटपुट,
और ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं, अगर आपको थोड़ी सी आसान भाषा समझनी है ना, आसान भाषा समझनी है, तो आप इसको ना शॉर्ट रन इफेक्ट बोल सकते हो। शॉर्ट रन इफेक्ट मतलब इमीडिएट इफेक्ट भी कहते हो आप इसको, एकदम से जो इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट, एकदम से जो इम्पैक्ट पड़ेगा शॉर्ट रन में। मैं पता है क्यों नहीं लिख रहा था, क्योंकि ये चीज जे कर में पढ़ोगे आप, शॉर्ट रन लॉन्ग रन। हम वहां पे पढ़ते हैं कि शॉर्ट रन इफेक्ट इज मोर देन लॉन्ग रन इफेक्ट, आपने पढ़ा हो वहां पर, लेकिन वो डिस्कशन अलग है क्योंकि वो एक्सचेंज रेट पे बेस्ड है। ठीक है, यहां तक मेरी बात आप यहां तक समझ में आ गई। आफ्टर दैट क्या होगा, जैसे कि हमारे पास में सेकंड स्टेज में जनरली अगर आप देखोगे, आपको शायद ये बात पता होनी चाहिए कि जैसे ये वाला पॉइंट आया है, ठीक है, आईएस इक्वेशन ये वाली है और ये वाला पॉइंट आया है, इसमें गैप है, ऑब्वियसली बात है आईएस की है, डाउन की साइड है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हुआ, इंटरेस्ट रेट कम होने का सिंपल मतलब होगा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ते ही एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है वाई बढ़ जाएगा। अब एक एक करके चीजों को समझना, जैसे वाई बढ़ा तो वाई के बढ़ने के इंपैक्ट बहुत सारे पड़ेंगे। पहली बात तो वाई बढ़ते ही हमारा आईएस तो शिफ्ट होगा ही होगा, वो सॉरी आईएस जो होगा वो मूव होगा, मूव टू ये 0.1 0.2 0.3, मूव टू 0.3। ठीक है, बट एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट और भी आएगा यहाँ पे कि आप खुद सोचो, जब वाई बढ़ा था तो वाई बढ़ने से गाइस इकोनॉमी में मनी डिमांड भी बढ़ गया, इकोनॉमी में मनी डिमांड भी बढ़ गया था। आप जनरली ऐसा सोचना, जब इकोनॉमी के अंदर मनी डिमांड बढ़ गया था तो अच्छा, जब पैसे की डिमांड बढ़ रही है, पैसे की डिमांड बढ़ रही है, मनी की डिमांड बढ़ रही है, यानी इन्वेस्टमेंट जो मुझे पैसे चाहिए उसकी डिमांड बढ़ रही है, मतलब कैश की डिमांड बढ़ रही है, तो इंटरेस्ट रेट पे कैसा रिलेशनशिप पड़ेगा? अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट क्या होगा? जनरली बढ़ेगा ना। ये बात में सब मेरे आप लोग एग्री हो? तो अगर मैं इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा हूं तो क्या गलत बोल रहा हूं? क्या तो मैं सही रहा हूं ना? आप इसको दोनों पिक्चर से देख सकते हो। ठीक है, आप इसको दोनों पिक्चर से देख सकते हो। अगर आप कहते हो सर आउटपुट बढ़ा था तो आईएस कर्व यहां मूव हो गया, एक तो ये पिक्चर हो गई। सेकंड पिक्चर आप ये भी कह सकते हो कि सर जब वाई बढ़ा है ना तो मनी डिमांड बढ़ा है, जब मनी डिमांड बढ़ा तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है उसका प्राइस बढ़ जाता है ना, प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन प्राइस बहुत हाई नहीं बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा कहां तक? टिल टू मैच दैट आउटपुट, टिल टू मैच दैट आउटपुट, राइट। तो इतने आउटपुट को मैच करने के लिए इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा बस। ठीक है, और अगर हम आसान भाषा की बात करें तो दिस इज लॉन्ग रन इफेक्ट। तो आप खुद सोचो, लॉन्ग रन छोटा सा इफेक्ट आया और शॉर्ट रन बहुत आया। ठीक है, तो जर्नल हम बोले तो इसे ट्रांसमिशन मैकेनिज्म बोला जाता है। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म इट्स बेसिकली टू स्टेजेस, दो स्टेजेस होती हैं ये, बस और कुछ नहीं होती हैं। तो स्टेज नंबर 1 यहां से यहां तक आने की थी, स्टेज नंबर 2 यहां से यहां पे जाने की थी, ये आप कह सकते हो। ठीक है, दोनों को दोनों स्टेजेस यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, चलेगा ये मेरी यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। बड़े जे कर वाला कंसेप्ट है ना, मैं अभी आप जो कह रहे हो स्टेरिक इफेक्ट, अभी मैं जे को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अभी कर नहीं रहा हूं मैं। ठीक है, वो बाद में देखेंगे जब ओपन इकोनॉमी आएगा। ठीक है, चलिए जी, लिख लेंगे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे। अब थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं, जैसे आपने लिखा है ना, डायग्राम तो बना लिया होगा ना आपने हेडिंग लिखी थी ना, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, हेडिंग लिखी थी, हेडिंग के नीचे लिख लो ब्रैकेट करके, इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मतलब ट्रांसमिशन मैकेनिज्म की हेडिंग ऐसे करके लिख लो। इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई, जिसे ब्रैकेट में लिख देना हेलीकॉप्टर ड्रॉपिंग। ठीक है, हेलीकॉप्टर ड्रॉपिंग।
अब लिखना है, ड्रेस दे दूं, थक गए आज तो ज्यादा टॉपिक, मतलब मेरा ISLM वाला कंसेप्ट आज पूरा हो जाएगा। ये उसके बाद में बस शॉर्ट चीजें लिखवानी है, मतलब ओरल डिस्कशन करना है सिर्फ, फिर कुछ क्वेश्चन लिखवाने बस आपको, और क्वेश्चन का ओरल डिस्कशन हमारा ISLM खत्म, ISLM का थ्योरेटिकल कंसेप्ट खत्म। फिर जो कमिंग वीक होगा ना, हम लोग फिर ISLM को पूरा असाइनमेंट उठा के कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो क्या कंटिन्यू रखूं या ब्रेक के बाद डिस्कस करूं? नहीं, एक करने पूछना, सबका पूछना है मुझे। 5 मिनट का ले लो बस आती। चलो 10 मिनट का ले लो आप ब्रेक, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद में बहुत ज्यादा देर की क्लास नहीं है, मैक्सिमम आधे घंटे की क्लास होगी, कोई बात नहीं। चलो ठीक है बेटा, 5 मिनट का ब्रेक है, ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक है, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अरे मेरे बच्चों आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे आ जा भाई आ जा। चाय कहाँ है तुम्हारी? चाय खत्म करके आए हो? कितने खराब बच्चे हो। अरे मैं तुझे नहीं रखा। नहीं नहीं नहीं, चलिए स्टार्ट कर। अरे भैया कुछ नहीं, दर्द करते हैं। तो हमने ट्रांसमिशन मैकेनिज्म की बात अभी यहाँ पे करी है, ठीक है। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब ये वो अच्छा, ये वो सब चीजें थी जो मैंने आपको भी ओरली बोली है ना, जहाँ पे लिखवाई है, बस इतना ही टाइप में लिखा हुआ, ठीक है। बस ये बात दिमाग में रखना, ये अगर पेपर में हेलीकॉप्टर ड्रॉपिंग भी लिखा हो तब भी एक ही बात होगी, ठीक है। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम्ड होता है कि ट्रांसमिशन मैकेनिज्म एक्चुअली बोला किसे गया था? दो स्टेजेस के गैप को, मतलब 1 to 2 आना, 2 to 3 जाना, ठीक है। अब जनरल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आपको ड्रॉ वॉ मत करना। जैसे ये ISLM है, ठीक है, ये LM और ये IS, ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर LM ये शिफ्ट हुआ है, मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया, तो आप देखो I1 से I2 गैप, और फिर यहां से यहां आने में भी 0.1 2 3, यहां आने में भी अब देखो, अब क्या हुआ, अब ये वाला गैप कम हो गया और ये वाला गैप ज्यादा हो गया। समझे मेरी बात को? तो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म जो पहले वाला था और अब में फर्क हो चुका है। और वो फर्क क्यों हुआ है? तो हमने LM थोड़ा स्टीपर बनाया है ना। अच्छा, अगर मैं IS स्टीपर फ्लैटर बना दूं तो फिर बदलाव आएंगे, LM स्टीपर फ्लैटर बना दूं तो बदलाव आएंगे। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म का मतलब हो जाता है कि स्टेज 1 पहले 1 और स्टेज 2, इन दोनों के बीच में 3 पॉइंट घूम रहा है, पॉइंट 1 2 और 3, इन तीनों पॉइंट में गैप कितना है, क्योंकि ये गैप कभी स्ट्रॉन्गर भी होगा। मतलब ट्रांसमिशन मैकेनिज्म इज सिचुएशन कि इंटरस्टेट पहले कम होगा फिर बढ़ेगा, ठीक है। तो वो कितनी स्ट्रॉन्गर होगा, कितना वीकर होगा, ठीक है। अब मतलब ये तो बहुत बुरी सी बात नहीं है कि जैसे मनी सप्लाई बढ़ा एकदम से ढाई से नीचे गया इंटरस्टेट, फिर चलिए थोड़ा बहुत बदलाव है तो वापस वो थोड़ा बढ़ने लगा। तो ऐसा भी देखा जाएगा कि कितना ज्यादा गैप नीचे हुआ और फिर कितना फिर वो अपनी गलती को सही कर रहा है। तो हाउ मच दैट इट इज बेसिकली स्ट्रॉन्गर और वीकर, ठीक है। तो इसकी बातें करनी, तो क्वेश्चन ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। और ध्यान रखना जो फैक्टर्स हैं वो 4 ही घूमेंगे हमेशा, क्राउडिंग ऑर्डर में जो घूमे थे वो यहाँ पे आएंगे, अल्फा जी, बी, के और एच, ठीक है। पेपर में इन्हीं सब की बातें होंगी, ध्यान रखना, 100% मेरी गारंटी है। अगर पेपर में कोई क्वेश्चन फ्रेम्ड होता है तो जो 4 ऑप्शन होंगे उन 4 ऑप्शन में यही 4 बातें लिखी हुई हो सकती हैं। मतलब अल्फा जी को वो गवर्नमेंट मल्टीप्लायर बोल सकते हैं, बी को वो इंटरेस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टमेंट डिमांड कह सकते हैं, के को वो ट्रांसैक्शनल सेंसिटिविटी बोल सकते हैं, एच को वो स्पेकुलेशन सेंसिटिविटी बोल सकते हैं। यानी वो नाम बदल सकते हैं लेकिन उनका इंट्रिंसिक मीनिंग सेम रहेगा, ठीक है। वही अल्फा जी है, अल्फा जी को और बढ़ा सकते हैं उसके अंदर फैक्टर्स ऐड करके, राइट। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हम लोग मान के चलते हैं, अभी मैं आपको जर्नल सिखा रहा हूँ कि चीजें कैसे बदल सकती हैं। ये 1 - 1 C प्लस का CT होता है। हम लोग जो एक फंक्शन की बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट होता है I बार माइनस का BI, लेकिन अगर मैं बोलूं दिस इज द इन्वेस्टमेंट विच इज फंक्शन ऑफ I, है ना, ये तो कहना चाहता हूं मैं। अगर कहीं पर गलती से Y भी लिखा हो तो, क्योंकि ऐसा होता है समटाइम्स आप लोगों को इन्वेस्टमेंट डिमांड Y का फंक्शन में मिलता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सप्लाई, जब आप मनी डिमांड की बात कर रहे हो ना LM में, वहां पे मनी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड आउटपुट। अगर आप अब याद करो, अगर हम LM इक्वेशन की बात करें तो मनी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड आउटपुट, है ना, मैं सही कह रहा हूं। ऐसी अगर मैं इन्वेस्टमेंट, ये हमारा सप्लाई ऑफ मनी की बात हो रही है, ठीक है, ये हमारी डिमांड की बात हो रही है, तो हो सकता है कि ये भी हमारा फंक्शन हो इनकम का, लेकिन इनकम के साथ इसका रिलेशन पॉजिटिव रहेगा, ये कंफर्म है भाई, मल्टीप्लाई एज इनकम इंक्रीजेस इन्वेस्टमेंट विल आल्सो इंक्रीज।
और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इनकम ऑटोमेटिकली फिर बढ़ेगी। तो जैसे मल्टीप्लायर, तो अगर मैंने एग्जांपल मान लिया इट इज डी इंटू वाई, जस्ट एग्जांपल, तो बाय कैलकुलेशन यहां पे माइनस का डी और आ जाए। आप लोग मेरा पॉइंट समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कह रहा हूं कि अल्फा जी बदल सकता है, ठीक है, अल्फा जी बदल सकता है, और अल्फा जी बदलेगा अपनी डेरिवेशन के टाइमिंग में, डेरिवेशन करते हुए। जैसे मैंने यहाँ पे इसको माइनस कर दिया, वो मुझे पता है, मैंने ड्राइव कर रखा है, तुम लोग इससे कंफ्यूज मत होना तो फिर माइनस क्यों हो गया ये, वो तो एट द टाइम ऑफ डेरिवेशन, एट द टाइम ऑफ डेरिवेशन अपने आप सारी चीजें आ जाएंगी। या मान के चलो हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ले आते हैं, तो ये एक्सपोर्ट माइनस एम बार माइनस का स्मॉल एम वाई, तो इसमें ऐड हो गया प्लस का एम आ गया, तो दिस इज व्हाट इज अल्फा जी। मैं वही तो तुम्हें बताना चाह रहा हूं, एट द टाइम ऑफ डेरिवेशन पैरामीटर बढ़ सकते हैं, बढ़ गए, तो जब पैरामीटर बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली अल्फा जी वेरी करेगा, और जब अल्फा जी वेरी करेगा तो जब भी मैं इन सब चीजों की बात कर रहा हूँ, क्राउडिंग आउट की या ट्रांसमिशन मैकेनिज्म की या शिफ्टिंग की, मूवमेंट की, स्लोप की, स्टीपर, फ्लैटर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जितनी भी सारी बातें मैं कर रहा हूँ जहाँ पे अल्फा जी की इंपॉर्टेंस है, तो तुम्हें ये देखना है कि अब अल्फा जी में क्या क्या हुआ है, क्या क्या ऐड है, राइट। मैंने बोला अल्फा जी बढ़ रहा है, तो अब बढ़ने के रीजन बढ़ जाएंगे। पहले ओनली सीओटी हुआ करता था, अब डी और एमबी होगा, राइट। मेरे पास समझ में आ गया आप लोगों को? तो कभी भी हर बात पे ट्रस्ट ये मत करना कि हाँ समीर सर ने बोला था कि सी के बढ़ने से या उनके बढ़ने से अल्फा जी बदलेगा, नहीं, एग्जाम पॉइंट पे, एग्जाम टाइमिंग में चीजें बदल सकती हैं। नहीं, ओपन इकोनॉमी हो सकता है, या फैक्टर्स बदल गए या बढ़ गए, या जनरली कुछ क्वेश्चंस में एम ही कर देते, बढ़ा देते। अब जैसे एग्जांपल दूं, ये इंपोर्ट है, पहले इंपोर्ट लिया है तो इंपोर्ट ओपन इकोनॉमी वो हो गया, एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट में भी इनकम ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इनकी मनमर्जी है, ठीक है। फैक्टर्स और बदल सकते हैं, जैसे प्रोपोर्शनल टैक्स या लमसम टैक्स कर दें। प्रोपोर्शनल टैक्स से एक प्रोग्रेसिव टैक्स लिया अगर ये, एक होता है प्रोपोर्शनल टैक्स, क्योंकि वो क्या होता है कि एज इनकम इंक्रीजेज तो वो एक परसेंटेज बढ़ेगा। एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, इनकम के इतने बढ़ने पर टैक्स भी बदल जाएगा, मतलब 2.5 लाख तक की इनकम पे नो टैक्स, 2.5 से 7.5 लाख की इनकम पे एक अलग टैक्स रेशियो, एंड उससे ऊपर इनकम पे अगला रेशियो। 20 लाख से ऊपर कमा रहे हो फिर ये जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, यानी क्या टैक्स रेट बदलता जाएगा, वो प्रोग्रेसिव होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एट द टाइम ऑफ क्वोशिएंट कैलकुलेशन आपको ध्यान देना पड़ेगा कितने फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं कुछ चीजें भी लिखवा भी रहा हूं ना, तो उन बेसिस पे लिखवा रहा हूं क्योंकि हमने ये डिस्कस करा है इतना, ठीक है। तो जो लिखवा रहा हूं इतने बेसिस पे लिखवा रहा हूं, ठीक है। अब एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूं, मेरी नजर में अल्फा जी, के, बी और एच हैं, ये 4 चीजें, ठीक है। हो सकता है वो लोग कैलकुलेशन करते हुए और चीजें ऐड करवा लें, इट इज अ पॉसिबिलिटी, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। एक बार इन्होंने क्या किया था, इन लोगों ने एक बार क्या किया, डीएसए क्वेश्चन है ये, आईएसएलएम था, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत हलवा क्वेश्चन। इन्होंने मेरे ख्याल से 5 या 6 पार्ट दिए, 3 पार्ट तो बड़े आसान थे। पहले पार्ट में आईएसए क्वेश्चन की बात हो गई, दूसरे में एलएम की बात हो गई, तीसरे में एडी की बात हो गई, एडी डेरिवेशन पता है। चौथे 5वें में इन्होंने क्या करा, उन्होंने वहां पे पहले फैक्टर पर एक्सपोर्ट को एक्स बार रख रहे थे, चौथे पार्ट में क्या करा, एक्सपोर्ट को फंक्शन लिया है एक्सचेंज रेट का और फॉरेन इनकम का। सोचो हमारा एक्सपोर्ट किसका इंपोर्ट होगा, बाहर वालों का, उनका इंपोर्ट किसकी इनकम पे बेस्ड होगा, हमारी इनकम पे, उनकी इनकम पे, तो उनकी इनकम हमारे लिए क्या होगी, फॉरेन इनकम। दोस्तों एक्सपोर्ट इज अ फंक्शन ऑफ फॉरेन इनकम, नॉट होम इनकम, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। प्लस एक्सपोर्ट इज अ फंक्शन ऑफ एक्सचेंज रेट, बिकॉज जो एक्सपोर्ट होता है वो एक्सचेंज रेट का भी फंक्शन होता है, इवन इंपोर्ट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्सचेंज रेट। बट क्योंकि हम लोगों को सिखाया नहीं जाता स्टार्टिंग में, बात समझ में आ गई। उन्होंने क्या करा, क्वेश्चन में ये बनवा लिया। अब उन्होंने बोला ड्रॉ द आईएसएलएम ऑन द प्लेन ऑफ एक्सचेंज रेट एंड इनकम। आईएसएलएम बनाओ, ड्रॉ मतलब वही, ड्रॉ मतलब रिलेशनशिप बताओ अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है, ठीक है, वो रिलेशनशिप बताओ, ठीक है। तो वो चीजें पेपर में पूछी जाती हैं। तो मैं बस आपका माइंड ये सेट करना चाहता हूं कि 100% किसी बात पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना
कि सर आपने 4 बातें बोली थी बस इसमें क्वेश्चन आना चाहिए, खबरदार इससे बाहर क्वेश्चन आया तो, है ना, ऐसा नहीं होगा, बदला जा सकता। ठीक है गाइस, नाउ अब मैं आपको सिखाना चाहता था, मैंने अपनी बात बता दी आपको। अब हेडिंग लिखना आप लोग, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। मतलब अल्फा जी के बी एच, अच्छा ये स्पेकुलेशन सेंसिटिविटी होती है, ये इन्वेस्टमेंट डिमांड रिस्पॉन्सिवनेस होता है। मैंने ऐसा बहुत बुक्स में देखा है, जब हम बी की बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिवनेस की बात करते हैं और इस पे सेंसिटिविटी की बात करते हैं। मतलब एच के लिए हम सेंसिटिव वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, और बी के लिए हम रिस्पॉन्स वर्ड यूज करते हैं। ये ऑथर्स के अपने अपने व्यूज हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभी गलती से अगर ये चीज आ जाए, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इंटरेस्ट रेट और सेंसिटिविटी ऑफ इंटरेस्ट रेट, ठीक है, तो ध्यान रखना रिस्पॉन्स का मतलब इन्वेस्टमेंट डिमांड की बात कर रहे हैं और सेंसिटिविटी का मतलब स्पेकुलेटिव डिमांड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये 2-4 बातें जब इन्हीं में गेम खेलना होता है बस हम लोगों को। ठीक है, अच्छा पहला फैक्टर, बेसिकली 4 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर हम लोग रखेंगे कौन सा, हायर अल्फा जी। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म बताना है, स्ट्रॉन्गर है वीकर है। पहला पॉइंट है हायर अल्फा जी। क्या बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। हायर अल्फा जी will leads to stronger transmission mechanism। ठीक है, अच्छा अल्फा जी का मतलब ही होता है आईएस इक्वेशन। अल्फा जी का मतलब ही होता है आईएस इक्वेशन। अगर हायर अल्फा जी है, अच्छा सोचो अल्फा जी हाई है तो आईएस कर्व कैसा बन रहा होगा, अल्फा जी ज्यादा है, स्टीपर फ्लैटर है। चीटिंग कर सकते हो, कॉपी के पेज पलट के देख सकते हो। एक बच्चे ने आंसर दिया है, एनीवन एल्स? मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया? मैं जानना चाह रहा हूं अगर अल्फा जी हाई होगा तो आईएस कर्व कैसा होगा, स्टीपर फ्लैटर। कॉप चीटिंग कर सकते हो, चीटिंग करने को मैं अलाउ कर रहा हूं क्योंकि याद है नहीं, लिखा हुआ है फ्लैटर। नहीं, मैंने आपको ये चीज सिखाई थी वहां पे कि अल्फा जी का मतलब सीओटी होगा। ठीक है, सीओटी है, मुझे देखना है स्टीपर या फ्लैटर। तो अल्फा जी कैसा होगा, फ्लैटर स्टीपर? नहीं क्यों कहोगे, लिखा हुआ है वहां पे लिखा फ्लैटर होगा। हाँ तो फ्लैटर होगा ना वो। ठीक है, तो ये चीज ना याद रखो, मतलब चलो याद मत रखो तो चीटिंग भी ऐसे करो, नकल के लिए अकल के पेज पलटो ना तो देख लो, हाँ यार ये लिखा हुआ है, तो आसान भाषा। ठीक है, वो बेसिकली होगा, राइट। चलो ठीक है, अभी पॉइंट लिखो। वो वजह है, वो वजह है क्योंकि मैंने आपको सी और टी में सिखाया है ना आपको, लेकिन मैंने आपको लिखवाया भी है सीओटी होगा तो फिर अल्फा जी ज्यादा होगा कम होगा, मैंने ये भी लिखवाई है बात। अब खुद सोचो अल्फा जी का फॉर्मूला क्या था, 1/(c + का ct। ठीक है, अब अगर t कम होगा और c ज्यादा होगा तो अल्फा जी हाई होगा। भाई बात तो वही पड़ रही है मेरे भाई, खाली देखने में भी मतलब क्या, या मतलब मैं कोई आंसर दूं उस पे? चलो अब कैसे चाहता हूँ, सोचा सर आप मुझे बता दो अल्फा जी बढ़ने से ये बढ़ेगा ऐसे। चलो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जहां मैंने सीटी वाली बात बताई है ना, आप ये कह रहे हो अल्फा जी हाई हो रहा है, अल्फा जी हाई होने के रीजन ये हैं। ठीक है, पेपर में ये भी लिखा हो सकता है कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इंक्रीमेंट हायर ऑफ अल्फा जी। मैंने वो सिखाया है आपको, मैंने आपको बहुत डेप्थ तक सिखाया। अब आपकी मर्जी है कि कितनी सीढ़ियां खत्म करना चाहते हो अपनी। ठीक है, मैंने बिल्कुल आपको पताल तक सिखा दिया, आपकी मर्जी कितना ऊपर तक आपको चीजों को याद रखना है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है।
एक शॉर्ट पॉइंट लिखना, हाई वैल्यू ऑफ अल्फा जी will lead to stronger transmission mechanism. Higher value of alpha G will lead to stronger transmission mechanism. That is larger increase in Y. That is larger increase in Y. Larger increase in Y due to increase in money supply. Due to increase in money supply. It implies that when investment demand increases, and output increases, then larger multiplier will increase. Output by a larger value. मैं रिपीट कर देता हूं. It implies that when investment demand increases and output increases, then larger multiplier will increase. Larger multiplier मतलब हाई अल्फा जी की बात कर रहा हूं मैं. Larger multiplier will increase output by a larger value. Comma, leading to stronger transmission mechanism. ठीक है, हमारा हाई अल्फा जी की बात थी. सेकंड लिखना a larger value of B. सेकंड पॉइंट लिखना a larger value of B. Lead to stronger transmission mechanism. Full stop. With the fall in interest rate, comma, larger B will imply larger increase in investment. And therefore larger increase in output. मतलब आपको पता लग गया कि ट्रांसमिशन मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग कब होता है, जब अल्फा जी हाई होता है और बी हाई होता है. ठीक है, जब वो हाई होगा तो वो स्ट्रॉन्गर होगा, और आप उल्टा भी समझ सकते हो, जब वो कम होगा तो वो वीकर होगा. ठीक है. अच्छा, थर्ड और फोर्थ में आप जनरली ऐसे लिख लो कि अगर हाई वैल्यू ऑफ के लीड टू वीकर ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, leads to weaker transmission mechanism. ऐसे फोर्थ पॉइंट लिख लो, a higher value of H no doubt leads to weaker transmission mechanism. राइट. तो आप उसको देखो, ध्यान रखना, जब मैं हाई और लो अल्फा जी के बी एच की बात कर रहा हूँ तो मतलब मैं स्लोप्स की बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो आप इसको स्लोप से भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इनका स्लोप जैसे जैसे वेरी करेगा. ठीक है, यहां तक भी समझ में आ गया आप लोगों को. राइट. चलिए, यहाँ पे हमारा ISLM का कंसेप्ट पूरा होता है. यहाँ पर ISLM का कंसेप्ट ये पूरा होता है, वो मैं आपसे कह रहा था. ठीक है, अब बचता क्या है. ISLM के बाद शुरुआत होगी AD की. उसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है. ठीक है, उसके बाद हमारा AS बनेगा. AS फिर कौन सा बोल होगा, वो AS हमारा ए वाला PSWS वाला AS. हमने दो AS, हमने एक AS तो सीख लिया वाला लेबर डिमांड लेबर सप्लाई वाला. कहां से सीखा हमने, क्लासिकल मॉडल का. अब हमें सीखना है केन्स वाला. ठीक है, केन्स वाला सीखना है. उसमें हमें क्या सीखना होगा, प्राइस सेटिंग रिलेशन सीखना है और वेट सेटिंग रिलेशन सीखना है. वहां से हमारा AS ड्राइव हो. ठीक है,
तो वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। हमारा ISLM यहाँ पे फिनिश हो गया। अब बस आपको करना है कि आप सबको ही, जो ऑनलाइन वाले भी हैं, होमवर्क कर लेना। कमिंग क्लास में आने से पहले कंज्यूमर जितना अपलोड किया है वो सारा पढ़ लेना आप लोग, जितना मैंने अपलोड कर दिया बेसिक से, राइट। और दूसरी चीज, ट्यूसडे और थर्सडे में बैकअप्स ले रहा हूँ एट 4 PM, 3 या 4 बजे बता दूंगा मैं आपको बैकअप्स हैं। मैं टॉपिक बता दूंगा, ठीक है, आने से पहले पूछ लेना, ठीक है। वही सेम मैं मैसेज करूंगा, बैकअप लिखूंगा, बैकअप आप लोगों के लिए, बैकअप जो दूसरे कुछ है, हाँ वो मैं देख लूंगा। हाँ, क्योंकि मैं ट्यूसडे थर्सडे बैकअप ले रहा हूँ। बैकअप मतलब थोड़े बहुत, ज्यादा बैकअप नहीं है, और सैटरडे संडे में रख लेते हैं। देखो क्लियर सा लॉजिक है, जिस स्टूडेंट को अटेंड करनी है ये वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर लेंगे, जैसे आपने कर ली, लॉजिकल बात है। कुछ बच्चा ऑनलाइन अटेंड कर लिया, कुछ बच्चे इसकी रिकॉर्डिंग देख लेंगे। हमारा मेन पर्पस क्या है, पढ़ने का मतलब टॉपिक पूरा होना चाहिए, और एज मैक्सिमम टॉपिक्स। कभी कभी क्या होता है, टाइमिंग की इशू की वजह से एक ही चीज होती है, टॉपिक होना रुक जाता है, ये बात दिमाग में रखना। मान लो हम टाइमिंग में डिस्कशन करेंगे ना, कम ज्यादा ऊपर नीचे ऐसा कुछ भी होना हो, टॉपिक रुक जाएगा वो। और हमारा पर्पस क्या है, एज मैक्सिमम पॉसिबल, जितने जल्दी हो सके हमें चीजों को खत्म करना। कोई जितना जल्दी हम चीजों को खत्म करेंगे उतना जल्दी हम लोग रिवीजन पे आ जाएंगे। अगर मेरा टारगेट है जनवरी तक सिलेबस खत्म करना, तो ध्यान रखना तुम्हारा 6 महीने पहले, DSC और IC एग्जाम की बात कर रहा हूँ, DSC IC JNU, उससे 6 महीने पहले, नहीं तो कम से कम 4 महीने पहले तो सिलेबस खत्म कर रहा हूँ मैं और सुधीर सर। तो आपको इनफ टाइम है रिवाइज करने के लिए, आते रहना बार बार, ठीक है। तो मिलते गए नेक्स्ट क्लास में, कमिंग क्लास में, और बाकी मंडे और वेडनेसडे आपकी क्लास सुधीर सर के साथ में, ठीक है।